क्या ये सच है कि असम में हर 10 में से 4 लोग बांग्लादेशी मूल के हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक ऐसा राजनीतिक दावा है जिसने पूरे भारत में बवाल मचा रखा है। ये एक ऐसे सामाजिक टाइम बम की कहानी है जो दशकों से टिक टिक कर रहा है और अब शायद फटने के कगार पे है। असम के मुख्यमंत्री खुले तौर पर कहते हैं कि राज्य की 40% आबादी बाहरी है और अगर इसे नहीं रोका गया तो असम की मूल पहचान, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा, सब कुछ इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या असम सरकार की सर्जरी करने की चेतावनी इस टाइम बम को डिफ्यूज कर पाएगी या फिर ये एक बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक सामाजिक विस्फोट की वजह बनेगी? यह सिर्फ एक और राजनीतिक बहस नहीं है, ये जमीन, पहचान और वजूद की लड़ाई है। आज हम इसी सच की पड़ताल करेंगे। हम इतिहास की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां इस संकट की जड़ें हैं, वर्तमान की उन नीतियों को समझेंगे जो इस आग को हवा दे रही है और भविष्य के उन खतरों का विश्लेषण करेंगे जो भारत के सबसे संवेदनशील गलियारे चिकन नेक पर मंडरा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ असम की नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य की है। असम आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां भविष्य अनिश्चित और वर्तमान तनाव से भरा है। इस तनाव के केंद्र में एक शब्द है घुसपैठ। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान है कि राज्य की 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है। कोई मामूली बयान नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो दशकों से सुलग रही चिंता की आग को भड़का रही है। हालांकि आलोचक और तथ्य जांचकर्ता इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और भ्रामक बताते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी लगभग 34.22% थी, लेकिन यह मान लेना कि यह पूरी आबादी बांग्लादेशी मूल की है एक बड़ी गलती होगी। यह आंकड़ा आप्रवासन के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के बीच ऐतिहासिक रूप से उच्च जन्म दर जैसे जटिल जनसांख्यिकी कारकों को अनदेखा करता है। लेकिन आंकड़ों से परे जमीन पर एक गहरा डर मौजूद है। असम के कई जिलों में आबादी का संतुलन नाटकीय रूप से बदल गया है। धुबरी, बारपेटा, गोलपारा और हैलाकांडी जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना में ही 50% से अधिक थी। स्थानीय असमिया भाषी में लोगों में यह भावना घर कर गई है कि वे अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। उन्हें डर है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और जमीन पर उनका अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह डर राजनीतिक गलियारों में भी गूंजता है, जहां कुछ नेता चेतावनी देते हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले कुछ दशकों में असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। दावा है कि यह कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह उस गहरे सामाजिक भय को दिखाता है जो आज असम की राजनीति को चला रहा है। यह संकट सिर्फ संस्कृति तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर राज्य के सीमित संसाधनों पर भी पड़ता है। जमीन, नौकरियां, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, हर चीज पर दबाव बढ़ रहा है। अवैध अप्रवासन को राज्य की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ के रूप में देखा जाता है। सरकार दावा करती है कि बड़े पैमाने पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसे खाली कराने के लिए वो लगातार अभियान चला रही है। हालांकि सरकार ने लाखों बीघा जमीन वापस लेने का दावा किया है, लेकिन इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है और आलोचकों का कहना है कि इन अभियानों में कानूनी प्रक्रिया और मानवाधिकार की अक्सर अनदेखी की जाती है। यह पहचान बनाम संसाधन की लड़ाई है जो असम के समाज को दो फाड़ कर रही है। एक तरफ स्वदेशी होने का दावा है और दूसरी तरफ दशकों से बसी आबादी के मानवाधिकार और नागरिकता के सवाल है। ये एक ऐसी जटिल पहेली है जिसकी कोई आसान जवाब नहीं है और इस पहेली को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां इसकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि असम इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? ये संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें भारत के विभाजन और 1971 के बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के खूनी इतिहास में छिपी है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो बंगाल का पूर्वी हिस्सा, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, भारत से अलग हो गया। लेकिन सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची गई, लोगों का आना जाना पूरी तरह से कभी नहीं रुका। आर्थिक मौके की तलाश में और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से असम में पलायन की एक धीमी धारा हमेशा बह रही है। लेकिन 1971 में यह धीमी धारा एक सुनामी में बदल गई जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू की। तो लाखों की संख्या में शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार कर भारत में, खासकर असम और पश्चिम बंगाल में आ गए। भारत ने मानवीय आधार पर इन शरणार्थियों को पनाह दी, इस उम्मीद में कि युद्ध खत्म होने के बाद वे लौट जाएंगे। बांग्लादेश बना, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन लाखों लोग कभी लौटे ही नहीं। वे यहीं बस गए, उनके परिवार बढ़े और वे धीरे धीरे स्थानीय आबादी में घुल मिल गए। इस बैरक टोक पलायन ने असम की सामाजिक ताने बाने को बदलना शुरू कर दिया।
1970 के दशक के अंत तक यह बदलाव एक बड़े छात्र आंदोलन की वजह बना। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU की अगुवाई में असम के युवाओं ने अवैध विदेशियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की मांग को लेकर एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। यह असम आंदोलन 1979 से 1985 6 साल तक चला, जिसमें हिंसा, बंद और अनगिनत कुर्बानियां हुई। आंदोलनकारियों की मुख्य चिंता यह थी कि इन बाहरी लोगों की वजह से असम की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। वोटर लिस्ट में लाखों अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने से उन्हें डर था कि राज्य की सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथ में चली जाएगी जिनकी जड़ें असम में नहीं है। 6 साल के लंबे और हिंसक संघर्ष के बाद 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे असम समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक खाका तैयार किया। समझौते के तहत 24 मार्च 1971 को एक कट ऑफ तारीख माना गया। इसका मतलब था कि जो कोई भी इस तारीख के बाद असम में आया था उसे विदेशी माना जाएगा, उसकी पहचान की जाएगी और उसे देश से बाहर निकाला जाएगा। जो लोग 1966 से 1971 के बीच आए थे उन्हें नागरिकता तो दी गई है, लेकिन 10 साल के लिए उन्हें वोट बैंक का अधिकार छीन लिया गया है। इस समझौते को लागू करने के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में खास प्रावधान धारा 6 से जोड़ा गया। कागज पर यह एक समाधान की तरह लग रहा था, लेकिन जमीन पर यह समझौता कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। दशकों तक आने वाले सरकारें वोट बैंक की राजनीति के चलते इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई करने से बचती रही। विदेशियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया बेहद धीमी, जटिल और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का शिकार रही। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाए तो गए, लेकिन उनके काम करने का तरीका हमेशा विवादों में रहा। नतीजा ये हुआ कि असम समझौता एक उम्मीद बनकर रह गया जो कभी पूरी नहीं हुई, और घुसपैठियों का मुद्दा एक नासूर की तरह रिश्ता रहा जिसने असम की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। दशकों की राजनीति सुस्ती और अधूरी वादों के बाद अब खेल बदल रहा है। केंद्र और असम की मौजूदा सरकार ने इस मुद्दे को सीधे टकराव के जरिए हल करने का फैसला किया है। इस टकराव के 3 मुख्य हथियार हैं: NRC, CAA और जमीन पर सीधे निष्कासन अभियान। टकराव का पहला और सबसे बड़ा मंच बना NRC। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम इकलौता ऐसा राज्य बना जहां 1951 के NRC को अपडेट किया गया। इसका मकसद असम समझौते के मुताबिक 24 मार्च 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों की पहचान करना था। सालों की मशक्कत और लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगस्त 2019 में NRC की अंतिम सूची जारी हुई। इस सूची ने एक नया भूचाल ला दिया। 19 लाख से ज्यादा लोग इस सूची से बाहर हो गए, जिन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन इस सूची ने एक और बड़ी बहस छेड़ दी। बाहर होने वालों में बड़ी संख्या में हिंदू भी थे, जिनमें बंगाली हिंदू और गोरखा समुदाय के लोग शामिल थे। ये सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक उम्मीदों के उल्टा था, जो NRC को मुख्य रूप से मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान के एक टूल के तौर पर दिख रही थी। इसी उलझन के बीच सरकार NRC की इस अंतिम सूची को खारिज कर चुकी है और अब तक उन 19 लाख लोगों को अस्वीकृति पर्ची भी जारी नहीं की गई है, जिसमें उनकी कानूनी लड़ाई अधर में लटकी हुई। इसी बैकग्राउंड में सरकार अपना दूसरा और सबसे विवादास्पद हथियार लेकर आई, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार का तर्क है कि इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए है, लेकिन असम में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि CAA असम समझौते की आत्मा के खिलाफ है, जो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कट ऑफ तारीख के आधार पर विदेशियों की पहचान की बात करता है। उन्हें डर था कि CAA लाखों बंगाली हिंदू प्रवासियों को नागरिकता दे देगा, जिसमें असम की जनसंख्या और संस्कृति पर वही असर पड़ेगा जिसे उन्हें डर था। इस कानून ने एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आलोचकों का आरोप है कि असम सरकार CAA के तहत आने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चल रहे मामलों को वापस लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रही है। इसका मतलब है कि जहां हिंदू प्रवासियों को नागरिकता का रास्ता दिया जा रहा है, वहीं मुस्लिम प्रवासियों पर निर्वासन की तलवार लटकी हुई है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के उल्लंघन का आरोप भी लगाता है। दिलचस्प बात यह है कि असम में CAA को लेकर जो डर था वो अभी तक आंकड़ों में नहीं दिखा है। मुख्यमंत्री शर्मा के अनुसार अब तक बहुत कम लोगों ने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिसमें यह सवाल उठता है
कि क्या इस कानून का जमीनी असर उतना बड़ा होगा जितना सोचा गया है। सरकार का तीसरा और सबसे सीधा एक्शन है निष्कासन अभियान। अवैध कब्जे के खिलाफ राज्य भर में बुलडोजर चल रहे हैं। सरकार का कहना है कि वो सरकारी जमीन और जंगल की भूमि को घुसपैठियों से मुक्त करा रही है। इन अभियानों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जो सरकार के सख्त रुख को दिखाते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1950 के पुराने इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट को फिर से लागू करने की घोषणा की है। यह कानून स्थानीय अधिकारियों को संदिग्ध प्रवासियों को बिना लंबी कानून प्रक्रिया के सीधे राज्य से बाहर निकालने का अधिकार देता है। मुख्यमंत्री अक्सर सोशल मीडिया पर पुशबैक ऑपरेशन की घोषणा करते हैं, जिसमें कुछ दर्जन लोगों को सीमा पार बांग्लादेशी वापस भेज दिया जाता है। सितंबर 2025 में 37 लोगों को वापस भेजने के बाद उन्होंने लिखा, घुसपैठियों अलविदा, असम में तुम्हारा समय समाप्त हो गया। ये कार्रवाइयां सरकार के समर्थन में लोकप्रिय है, लेकिन मानवाधिकार संगठन इन अभियानों पर सवाल उठाते हैं। उनका आरोप है कि ये बिना उचित पुनर्वास योजना के और अक्सर केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। एनआरसी, सीए और ये निष्कासन अभियान, ये त्रिशूल असम में पहचान की राजनीति के नए और आक्रामक दौर को दिखाता है, जहां समाधान अब बातचीत से नहीं बल्कि टकराव से खोजा जा रहा है। सरकार की कार्रवाई सिर्फ राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। अब बात कूटनीति और कानून से आगे बढ़कर सर्जरी तक पहुंच गई है। ये शब्द असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का है, और ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। जब शर्मा सर्जरी की बात करते हैं तो वो एक मेडिकल रूपक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसका मतलब है एक निर्णायक और तेज कार्रवाई। उनका इशारा साफ है, अगर बांग्लादेश से घुसपैठ और वहां की राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए खतरा बनी रही और अगर कूटनीति फेल हो जाती है तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिसमें सैन्य विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। ये बयानबाजी उस गहरी चिंता को दिखाती है जो भारत को बांग्लादेश के मौजूदा हालात और उसके भविष्य को लेकर है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा है कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगी, जो पड़ोसी देश में एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा करता है। इस चिंता के केंद्र में है भारत का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूभाग सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरी गलियारा है जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस गलियारे के एक तरफ नेपाल और भूटान है तो दूसरी तरफ ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सामरिक रूप से ये भारत की दुखती रग है। चीन की नज़र हमेशा इस क्षेत्र पर रही है, और अगर कभी संघर्ष की स्थिति बनती है तो चीन इस गलियारे को काटकर पूरे उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने की कोशिश कर सकता है। बांग्लादेश की अस्थिरता इस खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं या वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो इसका सीधा असर चिकन नेक की सुरक्षा पर पड़ेगा। शर्मा ने खुले तौर पर संकेत दिया है कि भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस गलियारे के आसपास की 20 से 22 किलोमीटर की जमीन को सुरक्षित करने की जरूरत पड़ सकती है। यह एक असाधारण बयान है जो दिखाता है कि भारत अभी इस खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है। अवैध घुसपैठ को अब सिर्फ डेमोग्राफिक समस्या के तौर पर नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यह डर है कि घुसपैठियों की आड़ में कट्टरपंथी तत्व और जासूस भारत में प्रवेश कर सकते हैं और उत्तर भारत में अस्थिरता फैला सकते हैं। बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसा और वहां अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने इस चिंता को और हवा दी है। असम सरकार ने बांग्लादेश के हालात को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट भी जारी किया है। इस तरह असम में घुसपैठ का मुद्दा अब भी केवल स्थानीय पहचान की लड़ाई नहीं रह गया है। यह अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और चीन के साथ इसके रणनीतिक संतुलन से सीधे तौर पर जुड़ गया है। सर्जरी की चेतावनी इसी बदली हुई हकीकत का प्रतीक है, जहां असम का भविष्य अब दिल्ली के रणनीतिकारों और दक्षिण एशिया को बदलते भू राजनीतिक समीकरण से तय होगा। इस पहचान, सुरक्षा और टकराव की कहानी के साथ साथ असम में एक और कहानी भी लिखी जा रही है, विकास की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार एक 2 आयामी रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ पहचान की रक्षा के लिए कठोर नीतियां और दूसरी तरफ राज्य को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू की गई है। नाम रूप में एक नई अमोनिया यूरिया परियोजना, ब्रह्मपुत्र नदी पर नए पुल, सिलचर में एक नया हवाई अड्डा और जागी रोड में एक महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर परियोजना असम को पूर्वी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में बड़े कदम है। काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर से एलिवेटेड हाईवे और ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग बनाने की योजना पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में संतुलन साधने की एक साहसिक कोशिश है। इसके अलावा राज्य के हर जिले में
एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का वादा करता है। सरकार केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान नहीं दे रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जैसी योजनाएं भी चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। ये विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसे सरकार असम की जनता के सामने एक सकारात्मक भविष्य के विजन के रूप में पेश कर रही है। लेकिन पहचान की राजनीति एक दुधारी तलवार है। घुसपैठ के मुद्दे के अलावा असम एक और गहरे पहचान आधारित संघर्ष से जूझ रहा है। 6 बड़े समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग, अहोम, मोराम, मोटक, चुटिया, कुछ, राजवंशी और चाय जनजाति समुदाय जो दशकों से ये मांग कर रहे हैं, भाजपा के एक प्रमुख वोट बैंक है। ये समुदाय असम की कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखते हैं। सरकार के लिए एक राजनीतिक दुविधा बन गया है। अगर वो इन 6 समुदायों को एसटी का दर्जा देती है तो वो राज्य के पहले से मौजूद 14 एसटी समुदायों को नाराज करने का जोखिम उठाती है। इन मौजूदा जनजातियों को डर है कि नए समुदाय के शामिल होने से उनके लिए आरक्षण और संसाधन कम हो जाएंगे। नवंबर-दिसंबर 2025 में जब सरकार ने इस 6 समुदायों को दर्जा देने की सिफारिश वाली रिपोर्ट पेश की तो मौजूदा आदिवासी समूहों ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती तो वो इन 6 शक्तिशाली समुदायों का समर्थन खो सकती है, जो 2026 के आगामी विधानसभा चुनाव में उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस मुद्दे ने सरकार को एक अजीबोगरीब स्थिति में डाल दिया है। वो एक तरफ इन 6 समुदायों को खुश करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ मौजूदा जनजातियों के गुस्से को भी शांत करना चाहती है। ये दिखाता है कि असम में पहचान का मुद्दा कितना जटिल और बहुस्तरीय है। ये सिर्फ असमिया बनाम बांग्लादेशी तक सीमित नहीं है, बल्कि असमिया के भीतर भी पहचान और अधिकारों की एक पेचीदा लड़ाई चली जा रही है। ये पहचान बनाम विकास की लड़ाई और पहचान के भीतर की लड़ाई असम के भविष्य को आकार देगी। तो आखिर असम की कहानी हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? ये एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर हर रास्ता कांटों से भरा है। हमने देखा है कि कैसे 40% बाहरी आबादी का एक विस्फोटक दावा तथ्यों की कसौटी पर भले ही खरा ना उतरे, लेकिन असम के गहरे डेमोग्राफिक भय और पहचान के संकट को सटीक रूप से सामने लाता है। हमने इतिहास के उन पन्नों को पलटा है जहां 1971 के युद्ध और उसके बाद हुए असम समझौते की अधूरी विरासत ने इस समस्या को एक कभी ना भरने वाला जख्म में बदल दिया। आज हम एक नए और आक्रामक टकराव के दौर में हैं। एनआरसी की उलझी हुई प्रक्रिया, सीएए का विवादास्पद कानून और जमीन पर चलती बुलडोजर की सीधी कार्रवाई, ये सब एक ऐसी सरकार की कहानी कहती है जो दशकों की सुस्ती को तोड़ने के लिए दृढ़ है, लेकिन जिसके तरीके पर गंभीर संवैधानिक और मानवाधिकार के सवाल भी उठ रहे हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ असम की जमीन तक सीमित नहीं है। चिकन नेक की रणनीति चिंता और सर्जरी की चेतावनी ने इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है, जहां असम का भविष्य बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य और चीन के साथ भारत के शक्ति संतुलन से जुड़ गया है। और इस पूरी उथल पुथल के बीच विकास की परियोजनाएं और एसटी दर्जे की जटिल राजनीति एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहां पहचान, अधिकार और उम्मीदें एक दूसरे से उलझी हुई है। असम एक दौराहे पर है। एक रास्ता है सख्ती का, जो पहचान को सुरक्षित करने का वादा करता है, लेकिन एक बड़े सामाजिक टकराव का जोखिम भी पैदा करता है। दूसरा रास्ता है समावेश का, जो मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करता है, लेकिन जिस पर धीमी गति से चलने और वोट बैंक की राजनीति का शिकार होने का आरोप लगता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार की यह सर्जरी असम के दशकों पुरानी रोग का इलाज कर पाएगी, या ये एक ऐसी ऑपरेशन साबित होगी जिसमें मरीज की जान ही चली जाए? क्या ये असम को बचाएगी, या एक बड़े सामाजिक टकराव की शुरुआत है जो पूरे उत्तर पूर्व को अपनी चपेट में ला सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, या आपको लगता है कि यह रास्ता खतरनाक है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि असम की ये जटिल सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और भविष्य में ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।